हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज वाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं और अपनी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपकी सेक्शन भी कवर हो जाए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है सेक्शन 237 सीआरपीसी को। इससे प्रीवियसली हम 236 को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, ये जो सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको हमें सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा कि प्रीवियस सेक्शन कौन सी थी, क्योंकि यह बात करते हैं कि किस तरीके से जो है सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलेगा और क्या क्या प्रोसीडिंग जो है हमें सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। तो चैप्टर 18 इस बारे में बात करता है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं 237 थोड़ी सी लॉन्ग है, तो पेशेंस वाइज आप थोड़ा सा समय दीजिए इस वीडियो में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सेक्शन। एक बारी रिपीटली फास्टली बिल्कुल रिपीट कर लेते हैं, ताकि समय भी ज़्यादा ना जाए और हम चीज़ों को रिकॉल कर सकें। सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल किस तरीके से चलाया जाता है, इससे रिगार्डिंग है हमारी सबसे पहली सेक्शन 225, जो बात करती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा। और सेक्शन 208 और 207 के प्रोसीजर को भी हमें फॉलो करना होगा, जो बात करता है कि चार्जशीट जो है एक्यूज को प्रोवाइड की जाएगी, जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उस केस के संबंध में। सेक्शन 226 बात करता है ओपनिंग केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई केस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आता है, लेकिन वो ट्रायबल होता है कहाँ पर, होना है कहाँ पर, सेशन कोर्ट के समक्ष, तो ऐसे में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो केस को एक्सप्लेन करेंगे जजेस को कि ये चार्जेस जो हैं एक्यूज पर लगे हैं और मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है जिससे यह शो हो जाएगा कि ये एक्यूज जो है गिल्टी है। नेक्स्ट सेक्शन आता है डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, यानी कि चार्ज फ्रेम करने से पहले ही जब यह पता चल जाए कि कोई केस नहीं बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट, तो ऐसे में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक्विटल और डिस्चार्ज में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर किसी भी एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर चार्ज फ्रेम किया जाए। चार्ज फ्रेम किया जाता है और क्योंकि वो डिस्चार्ज तो हो नहीं रहा है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, चार्ज फ्रेम करने का। तो चार्ज फ्रेम किया जाता है किस सेक्शन में किया जाता है, सेक्शन 228 के अंदर। चार्ज फ्रेम करने के बाद यहाँ पर एक्यूज से पूछा जाता है कि जो जो चार्जेस ये आप पर लगे हैं, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या फिर ट्रायल के लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर जो भी एक्यूज्ड है वो यह कहता है कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है, तो ऐसे में जजेस जो हैं क्या करेंगे, उसे कन्विक्ट कर देंगे, यहीं पर भी उन्हें सज़ा दे दी जाएगी। उसके बाद अगर वो ये कहते हैं मैं ट्रायल के लिए क्लेम करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से एविडेंस के लिए एक डेट फिक्स की जाए, जो हमें सेक्शन 230 में देखने को मिलती है। डेट फिक्स करने के बाद गवाहों को बुलाया जाता है, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है। उसके बाद डिफेंस की तरफ से जो है गवाहों को बुलाया जाता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट की जाती है। आर्ग्यूमेंट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है जजमेंट पास करने का। या तो जजमेंट किस चीज़ की पास की जाएगी, एक्विटल की। एक्विटल का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, या फिर कन्विक्शन की, यानी कि उसे सज़ा दी जाएगी। यह प्रूफ हो जाता है कि इसने ही यह अपराध किया है, तो ऐसे में उसे जजमेंट जो है प्रोड्यूस कर दी जाएगी। अब सेक्शन 232 जो बात करता है एक्विटल के बारे में, यानी कि यह शो होता है हियरिंग होने के बाद, ट्रायल ख़त्म होने के बाद, कि यहाँ पर एक्यूज ने तो ये ऑफेंस किया ही नहीं है, तो ऐसे में उसे एक्विटल कर दिया जाता है सेक्शन 232 के अनुसार। अब उसके बाद यहाँ पर अगर किसी भी एक्यूज का एक्विटल नहीं होता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, तो दोषी ठहराने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि इस पर कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है, पहले से ही ये किसी अपराध का दोषी तो नहीं है। यहाँ पर तो ये मना कर रहा है,
तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, फाइंड करती है कि ये एक्चुअली में प्रीवियसली कन्विक्टेड है या नहीं है। तो आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है सेक्शन 237, जो बात करती है सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के अंदर कोई भी केस इंस्टीट्यूट किया गया है तो ऐसे में क्या प्रोसीजर होगा। सेक्शन 199 सबसेक्शन 2, सेक्शन 199 बात करता है डेफामेशन के लिए किस तरीके से प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है ये सेक्शन। इसमें जो है 8 पॉइंट है, उन 8 पॉइंट को हमें अच्छे से डिस्कस करना है, तभी हम चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए एक बार, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है, जस्ट वेट एक सेकंड। तो समझते हैं क्या कह रहा है ये सेक्शन। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पेशेंस वाइज आप बिल्कुल वीडियो को अच्छे से समझिएगा, तभी आपको इस सेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 जो बात करता है, मैंने बताया कि जब भी डेफामेशन के केस में कोई प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है तो वो किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या प्रोसीडिंग होगी, इसके बारे में हमें सेक्शन 199 में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए कोर्ट ऑफ सेशन टेक cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 shall take the case in accordance with the procedure for trial of a warrant case institute other than on a police report before a court of magistrate। यानी कि जब भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के अंदर अगर कोई केस फाइल करना होता है और ऐसे में उस केस को ट्राई करना होता है सेशन कोर्ट के समक्ष, तो सेशन कोर्ट किस तरीके से उसका कॉग्निजेंस लेंगे, उसका कॉग्निजेंस इस तरीके से लिया जाएगा जिस तरीके से वारंट केसेस को हम ट्राई करते हैं। वारंट केसेस को किस तरीके से ट्राई करते हैं उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो पुलिस रिपोर्ट पर जो है वारंट केस का ट्रायल किया जाएगा या पुलिस रिपोर्ट के अलावा, यानी कि कंप्लेंट फाइल की जाएगी। वही चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर केस इंस्टीट्यूट किया गया है तो ऐसे में इस तरीके से उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और सेशन कोर्ट के समक्ष कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसको ट्राई किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन प्रोवाइजियो के बारे में। प्रोवाइजियो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded or otherwise direct to examined as an witness for the prosecution। क्या कह रहा है ये प्रोवाइजियो? ये प्रोवाइजियो केवल इतना सा कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो इस तरीके का कंडक्ट किया गया है सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के अनुसार, तो ऐसे में तो जो सेशन कोर्ट है उसमें रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही निर्देश दे देंगे कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है एविडेंस को एग्जामिन किया जाए, गवाहों की गवाही जो है की जाए, यह आदेश जो है दे दिया जाएगा सेशन कोर्ट के द्वारा। सबसेक्शन 2 क्या कहती है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन ए कैमरा इफ एदर पार्टी देयर टू सो डिज़ायर और इफ़ द कोर्ट थिंक फिट। यानी कि कोर्ट को सही लगता है या फिर पार्टी, दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी की इच्छा है कि इस तरीके के प्रोसीडिंग को कैमरा प्रोसीडिंग के द्वारा इनिशिएट किया जाए तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे सब सेक्शन 3 के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इफ़ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्विटल ऑल or any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of the discharge and acquittal direct the person against whom the offense alleged has to be committed। क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये सेक्शन इतना सा कह रहा है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा के जजेस के द्वारा
किसी भी एक्यूज को, जिस पर यह आरोप है कि उसने ये अपराध किया है, तो ऐसे में अगर उन्हें डिस्चार्ज या फिर एक्विटल किया जाता है, डिस्चार्ज हम किस सेक्शन में करते हैं, सेक्शन नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये बात करता है डिस्चार्ज के बारे में, और सेक्शन नंबर 232 ये बात करता है एक्विटल के बारे में। यानी कि जब भी कोर्ट के द्वारा किसी एक्यूज को डिस्चार्ज या एक्विटल कर दिया जाता है, कोर्ट को यह लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड बन ही नहीं रहा है जिससे कि यहाँ पर इन आरोपियों पर जो है प्रोसीडिंग चलाई जाए, कोई रीजनेबल कारण ही नहीं है प्रोसीडिंग चलाने का, तो ऐसे में क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहाँ पर एक्विटल या डिस्चार्ज कर देगी इन दो सेक्शंस में से। अदर देन द president, vice president, governor of state or administrator of union to show cause why he shall not pay compensation to such person or to each or any of such person when there is are more than one। यानी कि साथ ही जब यह पता चल रहा है कि कोई पर्याप्त कारण नहीं है और आपने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर दी, तो यहाँ पर एक्यूज्ड पर को भी, एक्यूज के अगेंस्ट भी तो आपकी कोई ना कोई लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपने कोर्ट का टाइम भी वेस्ट किया, एक्यूज को भी अननेसेसरी यहाँ पर परेशान किया है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, सो कॉज नोटिस भेजती है कि आप बताइए क्यों आप पर कंपनसेशन ना लगाई जाए, और वो कंपनसेशन जो कि आपको पे करनी है एक्यूज को, सभी एक्यूज यानी कि एक से ज़्यादा एक्यूज है किसी केस के अंदर, तो सभी को आपको पे करनी है, क्यों ना आप पे करें, यह जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कोज बाय which may be shown by the person so direct, and if it is satisfied that there is no reasonable cause for making the acquisition, it may for reason to be recorded and make an order that compensation to such amount not exceeding 1000 rupees at as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them। क्या कह रहा है सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 केवल इतना कह रहा है, सबसे पहले तो कोर्ट क्या करेगी, जो भी उससे ये पूछा गया है कि क्यों आप कंपनसेशन पे नहीं करेंगे, इसके रिगार्डिंग वो अपना रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है इस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, कि यहाँ पर जो आपने ग्राउंड लिखे हैं कि इस पर्पस के लिए मैं कंपनसेशन पे नहीं करूँगा एक्यूज को, उससे सेटिस्फाई यहाँ पर कोर्ट नहीं होती है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, उन रीज़न को रिकॉर्ड करेगी, और यहाँ पर जिसने कंप्लेंट की है उसको क्या कहेगी कि आप कंपनसेशन पे करेंगे, और कंपनसेशन का जो अमाउंट होगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 1000 रुपये जो है आपको एक्यूज को पे करने होंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्यूज है तो सभी को 1000 रुपये जो है पे करने होंगे, यही कह रहा है हमारा सबसेक्शन 4। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 4 के अंदर जो भी कंपनसेशन अवॉर्ड की जाती है शैल बी रिकवर्ड एज इफ देयर वाज ए फाइन इम्पोज बाय द मजिस्ट्रेट, यानी कि वो इस तरीके से उस पर इम्पोज की जाएगी जिस तरीके से किसी पर फाइन इम्पोज किया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। यानी कि अगर आप फाइन पे नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर पेनल्टी यानी कि आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्ट टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 shall by reason of such order be exempt from any criminal or civil liability in respect of a complaint made under this section। क्या कह रहा है सबसेक्शन 6, केवल इतना ही कह रहा है कि आपको अगर यह ऑर्डर कर दिया गया कि आपको कंपनसेशन पे करनी है तो आप ना तो सिविल में ना ही क्रिमिनल में किसी भी लायबिलिटी से आप बच नहीं सकते हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी, यही कहा गया है। प्रोवाइजियो क्या कहता है,
that any amount paid to the accused person under this section shall be taken in account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit related to the same matter। यानी कि यहाँ पर आपको अवॉर्ड कर दिया गया, एक्यूज को अवॉर्ड कर दिया गया कि आपको इतना पैसा जो है 1000 रुपये जो है आपको जमा करने हैं, लेकिन इसी तरीके का फिर एक और केस फाइल कर दिया गया। तो बाद में अगर कोई भी सिविल केस इस तरीके का इंस्टीट्यूट किया जाता है कंपनसेशन पर्पस के लिए, तो ये जो कंपनसेशन यहाँ पर फाइन के रूप में ली गई है इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, इसको भी कंसीडर जो है किया जाएगा। सबसेक्शन 7 क्या कहता है? द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम the order in so far as it related to the payment of compensation to the high court। यानी कि अगर आप पर, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसको यह बोल दिया गया कि आपको 1000 रुपये पे करने हैं, तो आप उस 1000 रुपये के रिगार्डिंग जो ऑर्डर पास किया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा, उसकी आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। सब सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड, the compensation shall not be paid him before the period of allowing for the presentation of appeal has been elapsed or if the appeal is presented before the appeal is decided। क्या कह रहा है? दो चीजें कह रहा है। पहली चीज तो ये कह रहा है कि जब भी आपको ये कहा जाएगा कि आपको कंपनसेशन पे करना है, तो एक्यूज कंपनसेशन तब तक पे नहीं करेगा जब तक कि उसके पास यहाँ पर अपील फाइल करने का राइट है। दूसरी चीज, अगर अपील फाइल कर दी गई है तो अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आपके पास राइट है कि आप इस तरीके के कंपनसेशन को पे नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू हमारे अभी रह गए हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि बाय द मजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन बोथ ओनली आफ्टर द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल एंड इंक्वायरी। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस बट ओनली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली आफ्टर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। थर्ड क्या कह रहा है? by the magistrate and the court of session both even before the recording of evidence। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है by the magistrate only after recording of evidence but by the court of session before the record of evidence। यानी कि जो सेक्शन 319 में पावर दी गई है उसके अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूफ, किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा और प्रूफ किया जाएगा तो किस सेक्शन में जो है आपको ये देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 298। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इफ इट इज मेड बिफोर ए चार्ज हैज बीन framed, the accused shall be discharged, acquittal, not guilty, above, any of the above, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर चार्ज फ्रेम करने से पहले ही किसी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ही कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इफ इट इज मेड आफ्टर ए चार्ज हैज बीन फ्रेम। यानी कि यहाँ पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, उसके बाद किसी को विड्रॉ किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसे एक्विट किया गया है। अब बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? रिपोर्ट फॉर ए सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट आर एडमिसेबल इन द एविडेंस विदाउट एनी
फॉर्मल प्रूफ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, यानी कि कौन सी सेक्शन है जहां पर यह बात की गई है किस चीज़ की, साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा अगर कोई एविडेंस दिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है, तो उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी, उसमें फॉर्मल प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे में अगर कोई भी साइंटिफिक एक्सपर्ट किसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करता है तो उसे समन करके कोर्ट के द्वारा बुलाया जा सकता है। इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 293 सीआरपीसी की। तो आज हमने इस सेक्शन में इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया, साथ ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी अच्छे से इसको देखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाई जी के साथ।